औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ प्रोफेसर नज़ीर हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पहली व्लॉग मशरिक़ वुस्ता पे प्रोफेसर साहब के साथ की थी और उसमें प्रोफेसर साहब ने हमास के बारे में एक पेशीन गोई की थी और ठीक 3 दिन के बाद यानी 4 अक्टूबर को हमारी वो व्लॉग जो है वो नशर हुई थी और 7 अक्टूबर को हमास ने प्रोफेसर साहब के कहने के मुताबिक हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोफेसर नज़ीर की गिरफ्त और समझ जो है मशरिक़ वस्ता के बारे में वो कैसी है। और मेरा तो ये ख्याल था कि अभी काफ़ी अरसा बीत गया, उसी के ऊपर हम दोबारा प्रोफेसर साहब से बात करेंगे कि फिर ये एक अनहोना सा वाक़या बीच में आ गया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कुछ हुआ, तो हमने उसको एक का दिन दिया। हमने कहा पहले समझ लें कि ऊँट किस करवट बैठता है, फिर उस पर बात करें। तो बज़ाहिर मुझे तो ऐसे लगता है कि ऊँट बैठ गया है। अब प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि वो किस करवट बैठा है और वो सही करवट बैठा है या नहीं। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। मुझे ये बताइए, ऑनेस्टली मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये क्या था, हमाकत थी, मिसकैलकुलेशन थी, ये हुआ क्या था, ज़रा ये समझाने की कोशिश करें हमें आप। देखिए सर, इसमें दो किस्म की आरा आ रही हैं। पहले तो हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जाहिर है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे अटैक हुआ, अनप्रोवोक्ड और अनप्रेसिडेंटेड अटैक हुआ है। हमें भी, पाकिस्तानी कौम को भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी ये कभी उम्मीद नहीं थी कि ईरान से ऐसी कोई चीज़ आएगी। लेकिन हमने उसका भरपूर जवाब दिया। जाहिर है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो किसी भी कीमत पे, उसका कोई भी कहीं से भी हो, वेस्ट से हो, ईस्ट से हो, साउथ वेस्ट से हो, कहीं से हो, उसका जवाब ठीक दिया गया है। तो जवाब तो चले गया है। और मामलात ऐसे हैं कि दो चीज़ें नज़र आ रही हैं सर। एक तो ये है कि जो डोमेस्टिक इंटरनल इश्यूज हैं विद इन ईरान, वो भी कार फरमा हैं। और आपको भी मालूम है, हमारे नाजरीन भी समझते हैं कि ईरान के अंदर भी बड़े पावर सेंटर्स हैं। उनकी जो एक राइटिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनकी जो आईआरजीसी है उसमें बड़े एलिमेंट हैं। और आपको मालूम है कि कई जगह पे कुछ फोर्सेस जो हैं वो मेन स्ट्रीम से अलग भी होती हैं। जैसे कासिम सुलेमानी जो थे वहाँ के आईआरजीसी के, उनकी एक अलग से कुछ ब्रिगेड थी जो वो 4 मुल्कों में ऑपरेट कर रहे थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला नज़र आता है कि विद इन दी एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसी चीज़ हुई है। और आपको मालूम है कि इसका बैकग्राउंड वही है कि आगे पीछे ईरान में 2-3 हमले भी हुए थे। कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी पे भी हमला हुआ था किरमान में, जिसमें 90 के करीब लोग जो हैं जहाँ बहक हुए थे। इसके अलावा जो पासदारान, जिनको वो आईआरजीसी कहते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये उन्होंने कुछ अपना दिखाना था। एक तो इसका ये इंटरनल डायनेमिक्स में ये चीज़ महरक़ात शामिल आते हैं। और दूसरा, इलेक्शन का माहौल भी चल पड़ा है वहाँ पे। जी जी जी, वो तो अब 2024 मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ही इलेक्शन आ रहे हैं। भारत में आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में आ रहे हैं। वो तो 8 एक, से ज़्यादा ममालिक में जी है जी, जो। बिल्कुल आपने कैलकुलेशन सही की हुई है। तो दूसरा, इसका हम ताल्लुक जो है वो मशरिक़ वस्ता से ही जोड़ेंगे और मशरिक़ वस्ता में ही रखेंगे। आपको याद है कि सीरिया में जो ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी इसराइल ने हमला किया था। इराक में जो ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने हमला किया था। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि शाम को भी और इराक को भी हम जब लगाएंगे तो यहाँ भी एक तीसरी हम छोड़ देते हैं। लेकिन को एक्सपेक्ट नहीं था कि इसका इतना शदीद रिटेलिएशन आएगा। वो तो हम पहले कह चुके हैं कि इसका रिटेलिएशन बिल्कुल ठीक गया है। तो दो महरक़ात हैं सर। एक तो इंटरनल डायनेमिक्स, पावर प्ले जो है वो अपने आप को बताना चाहते थे कि वी आर अलाइव एंड वी कैन डू समथिंग। और दूसरा, डेफिनेटली इसका मशरिक़ वस्ता से भरपूर ताल्लुक है। लेकिन अच्छा ये हुआ, मैं अब, क्योंकि ये सोशल मीडिया, इसमें हम खुल के बातें तो कर सकते, अच्छा ये हुआ कि उनके जो वांटेड टेररिस्ट थे वो भी वो उनका भी खात्मा हो गया। और पाकिस्तान के जो वांटेड टेररिस्ट थे बलूच,
उनका भी खात्मा हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि चलो गलती थोड़ी सी हो गई, लेकिन उस गलती में फायदा दोनों ममालिक का हो गया, दोनों को हो गया। लेकिन ये हो सकता है कि अभी वो चूंकि इलेक्शंस में पहले ही थोड़ा सा बड़ा प्रेशर था, जो आपने कहा ना, वो दाएं बाजू जो आयतुल्ला की टीम है, तो इससे तो उनको थोड़ा सा और मसला हो जाएगा। जिस किस्म का हमने जवाब दिया है, तो वो ऐसा लगता है कि फिर वो उनके लिए थोड़ी सी और इलेक्शंस में मुश्किल पैदा होगी। नहीं, इसमें वो एलिमेंट इतना नहीं होता। आपको भी मालूम है कि जो कहीं भी दुनिया में कहीं भी इलेक्शन हो ना, तो उनका जो महवर और मकसद होता है वो इंटरनल ही रहता है बेसिकली। एक्सटर्नल एलिमेंट बहुत कम हद तक असरअंदाज होता है, और हो भी सकता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ भी असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं, कई सूरत हाल निकल जाएंगी। लेकिन ये है कि उन्होंने एक अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए या अपनी डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन के लिए कोई चीज़ की तो हुई है, लेकिन जाहिर है अनप्रेसिडेंटेड है। हमारी इतनी तारीख है, दोनों ममालिक के दरमियान कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो एक एलिमेंट तो उनको एक मिल जाएगा ना। लेकिन यह है कि अब थैंक्स गॉड अब सैनिटी हैज़ बिन प्रिवेल्ड, और दोनों ममालिक ने, फॉरेन मिनिस्टर ने और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी और कैबिनेट ने भी वो अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी है कि जो एम्बेसडोरियल लेवल का हमारे ताल्लुकात थे उसको हम बहाल करते हैं। जी हाँ, उसको वापस करते हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मेच्योर साइन था कि दोनों ने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान ने एकदम रिटेलिएट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको मौका दिया, अगर एकदम करते तो गड़बड़ हो जाती। जैसे मैंने वो अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इसराइल भी अगर रुक जाता थोड़ी देर, तो शायद वो दुनिया की सिंपथीज अपनी तरफ कर लेता। लेकिन वो जो उन्होंने रिटेलिएट किया, और बहुत बुरी तरह रिटेलिएट किया, उससे वो सारे के सारी दुनिया जो है वो उसके खिलाफ हो गई। तो ये हमेशा अच्छा होता है। वो कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, तो अमल करने से पहले थोड़ा सा वक्फा दे दें। नहीं अदल अच्छा, साहब, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि देखें, पाकिस्तान ने अपने जो इश्यूज हैं, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे इंडियन बॉर्डर पे हो, अफगान बॉर्डर पे हो, साउथ वेस्ट एशियन बॉर्डर पे हो, हमारे टारगेट्स हमें मालूम होते हैं, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हमें मालूम होते हैं। और हमारी जो मिसाइल्स हैं या हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको ये चीज़ें पता होती हैं। मतलब इंटेल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हद तक होती है। आपने जैसे फरमाया ना, बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पांस था और बड़ा टारगेटेड रिस्पांस था। एंड इसका एतराफ़ जो है ईरानियन गवर्नमेंट ने भी किया है कि जो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा बयान है, अगर आप उसको समझने पढ़ने की कोशिश करें, कि पाकिस्तान ने नॉन ईरानियंस को टारगेट किया है। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है, वो लिखा हुआ है उसमें, नॉन ईरानियन टारगेट्स। अब आप देख लें तो ये दोनों तरफ से विन विन पोजीशन हो गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, वो ये अहम है कि सैनिटी हैज़ बिन प्रिवेल्ड फ्रॉम बोथ साइड। ये बहुत, क्योंकि हम देखें, हम अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो भारत है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ईरान है, वो नहीं। और हमारी ना सिर्फ सकाफती और रिलीजियस और बड़ी चीज़ें मिली हुई हैं हमारी। वी आर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ईरान भी और पाकिस्तान भी। आपको पता ना, जो हमारा सी पैक, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी किताब लिखी है गवादर पे, हमारा जो सी पैक है, वो सी पैक कहाँ जाकर रुकेगा? वो तो बीआरआई का एक प्रोजेक्ट है। और आपके देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, आप इस पर जरूर सवाल करेंगे, मैं पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, कि सबसे पहला मुल्क जो है जिसने सालिसी की ऑफर की, वो चाइना था। बहुत जी, बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर है चाइनीज स्टेक बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा ये मैच्योरिटी अच्छी बात है, और हमारे दोनों ममालिक के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान और अवाम के दरमियान ये चीज़ जितनी जल्दी रिजॉल्व हो गई है, उतनी अच्छी बात है। वो हमारे यहाँ तो ये खतरा भी हो जाता है ना कि ऐसे में वो भाइयों के दरमियान भी हमारे, तो फिर वो फिरके और ये वो, उसमें भी गड़बड़ के इम्कानात हो जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है फिलिपीन में, और अब होती भी उसके अंदर शामिल हो गए हैं, यमन वाले भी जो है अटैक वगैरह कर रहे हैं। वो जाहिर है ईरान ने भी थोड़ा बहुत जो उधर दिखाया, हिजबुल्ला भी। तो आप क्या देख रहे हैं अब, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि इसराइल तो रुकता नजर नहीं आ रहा, और मुझे ये लगता है कि अब इसराइल अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा, क्योंकि उनको पता है कि बाइडन बेचारा भी मजबूर है, इलेक्शन करीब है,
वो भी ज्यादा जोर नहीं लगा सकता, उसे भी इसराइलियों के पैसे की जरूरत है, यहूदियों के पैसे के ऊपर तो इलेक्शन लड़ते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट अजहर साहब, प्रोफेसर, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है। मैं कुछ आपको तल्ख़ हक़ाइक़ बताने की कोशिश करता हूँ। ये जंगी जंग नहीं रही, ये तो जेनोसाइड हो गया है जो फ़लस्तीनियों का, अनफॉर्चुनेट, और उस पर हमारा जो पूरी दुनिया का एक सलूक है वो बड़ा ख़तरनाक है। ICJ ने भी ये कह दिया है कि इसको स्टॉप करें और इस पर फ़ौरन आप इक़दाम करें। असल में ये जंग जो है वो नेतन्याहू की पॉलिटिकल सर्वाइवल है। नेतन्याहू इसको अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। इंटरनली अगर आप क्लोजली मॉनिटर करें इंटरनल सिचुएशन ऑफ इजराइल, तो आपको परेशानी ये होगी, हमारे नाज़रीन को सुन के, 60% जो इजराइलीज हैं वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जाए। ही हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। इसका अगले इलेक्शन में कोई किसी किस्म का भी जीतने का कोई इम्कान नहीं है। और इसमें आप ये और बात देखें कि 2 महीने तक जो नेतन्याहू की हाई कोर्ट में पेशी थी वो रोक ही रखी इन्होंने। उस पर जो चार्जेस हैं अब वो शुरू दोबारा कर दिए। जंगी हालात में भी पॉलिटिकली वहाँ पे नेतन्याहू के खिलाफ लोग चले गए हैं। और ये सबसे बड़ी जो नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी वो भी नाकाम हो गई है। तो लिहाजा ही इज फाइटिंग फॉर हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल। वो उसके लिए इस जंग को जारी रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जंग को ना सिर्फ, अच्छा दूसरी बात यह है कि आपको भी मालूम है ये पिच्ड बैटल है। पिच्ड बैटल में जो गोरिल्लाज होते हैं, जो डिफेंडर्स होते हैं, वो ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं। डिफेंडर, जी हाँ, वो हमेशा अपर हैंड होते हैं। और इसमें हमारे नाजरीन को भी पता है कि 1 to 6 होता है या 1 to 10 होता है। अगर आपको 10 ऑफेंसिव फोर्स हैं तो फिर आप एक डिफेंडर को जो है वो अंडरमाइन कर सकते हैं। लिहाजा उनको समझ ही नहीं आ रही और वो पे दर पे उनके पास अब सर एक ही ऑप्शन रह गया है कि इस जो जंग है इसका कैनवस जो है वो बढ़ा दिया जाए। हम सीरिया पे, हम किसी तरह यमन पे या बाकी किसी मुल्क में हमला करके इस जंग को जो है इसको फैला दें ताकि हमारी सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सामने आ जाए। आपको शायद कल की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि EU पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया ओवरवेलमिंगली कि गाजा में जो है जंगबंदी की जाए। तो पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है सर। अमेरिका भी अपने तई परेशान है कि अगर जंग मज़ीद आगे जाती है तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। और अगर हम वहाँ की इकॉनमी की बात करें सर, इसराइल के अंदर की, तो उनका जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हद तक, ख़तरनाक हद तक चले गई है। उनको जो शेकल है वो डिवैल्यू हो रहा है और उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर इन देयर हिस्ट्री उन्होंने तकरीबन 20 बिलियन डॉलर जो हैं वो निकाले हैं ताकि शेकल को जो है वो किसी तरह स्टेबलाइज कर सके। तो सिचुएशन ठीक नहीं है सर वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब वो मसला ये है कि वो अमेरिका बेचारा भी फंसा हुआ है। पब्लिक ओपिनियन, यूरोपियन यूनियन तो वो कर सकते थे और उन्होंने अपनी पब्लिक ओपिनियन के वो करने के लिए उन्होंने वो सपोर्ट कर दिया। लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि वो बाइडन तो बेचारा खुद जो है वो मुश्किल में फंसा हुआ है और उसको इसमें से निकलने का, और जो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि वो अंदरूने खाना जो उनकी बातचीत चल रही है उसमें वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं इसराइल को ये समझाने की कि रुक जाओ। लेकिन असल बात ये होगी कि वो उसकी अपनी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे बात आ गई है, क्योंकि वो आपने तो रियायत की, आपने कहा अगले इलेक्शन में। मेरा तो ये ख्याल ये है कि इलेक्शन नहीं, जिस दिन जंग बंदी हुई नेतन्याहू साहब बाय एग्जैक्टली उसके बाद वो सीधा जाएंगे जेल में अदालतों का सामना करने। ऐसे ही। अच्छा, इसमें एक ज़िम्नन अब जो हमने भी अपने जहाज रवाना किए रेड सी की तरफ, तो उसके बारे में आपकी राय, आप समझते हैं कि ये सही कदम था या इसमें किसी को गलतफहमी हो सकती है, इश्तियाल दिलाया जा सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की भी कोशिश की और इसके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा किया। तो आपकी क्या राय है इस बारे में?
सर देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके शिपिंग को किसी तरह भी टारगेट किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है, हमारे नाज़रीन भी समझते हैं कि 90% से ज़्यादा पाकिस्तान की ट्रेड, पाकिस्तान का ऑयल जो है वो शिपिंग के थ्रू आ रहा है और सारे का सारा गल्फ से आ रहा है। तो हम इस चीज़ को तो अव्वल तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, सिरे से ही, चाहे वो किसी सूरत में भी हो। नंबर एक। नंबर दो, आपने भी, कल हम एक सेमिनार में थे इकट्ठे, आपने भी देखा कि वहां पे कैटेगोरिकली यह कहा गया कि हम एस टी एफ 150 और STF 151 का हिस्सा हैं, STF 152 और 3 का हिस्सा नहीं है। 151 जो है, 150 जो है वो वहाँ पे इंटेल से शेयरिंग पे है, बाकी चीज़ों पे है, और 151 जो है वो पायरेसी पे है। लिहाजा कैटेगोरिकली फ्रॉम द ऑफिशियल स्टेटमेंट ये चीज़ निकली है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कोलिशन इन द रेड सी, और ना ही हमारा कोई इरादा है किसी किस्म का। तो ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, वो ज़ाहिर है उससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। हमारे मीडिया में ये कहा जाता है कि इफ़ यू डू नॉट गिव द इंफॉर्मेशन वुड बी क्रिएटेड। तो लिहाजा अच्छा हो गया कि कल ये इंफॉर्मेशन कैटेगोरिकली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ निकल आई है कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान की शिपिंग किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं है वहाँ के जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं विद इन द रेड सी। और हम इसको, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अगर एक भी शिप को टारगेट होता है तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान जैसा, जिसकी इकॉनमी ऑलरेडी, हम बहुत मखदूश हालात में जा रहे हैं, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने जो की, मेरा ख्याल है ये समझने की ज़रूरत है, स्पेशली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स और वो हैं, कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप जब कोई काम करने जा रहे हैं तो वो आप काम बहुत अच्छा करें, बहुत नेकनियती से करें, ज़बरदस्त, लेकिन जब तक आप उसके साथ आप अपना नैरेटिव नहीं लगाएंगे तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया तो नैरेटिव की दुनिया है। एग्जैक्टली। तो सर, थैंक यू वेरी मच। लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड, आप कोई एडवाइस पाकिस्तान को देना चाहें, दुनिया को देना चाहें? नेतन्याहू तो आपकी मानेगा नहीं। एग्जैक्टली नहीं, देखें, हमें डिप्लोमेटिकली कोशिश तो करनी चाहिए इसको रिजॉल्व करने की, और जिस तरह भी हो सकता है। जाहिर है ये जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं, अनफॉर्चुनेटली इनके खिलाफ एक जेनोसाइड चल रहा है, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशियस मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगा और हमारे नाजरीन को भी, कि ख्याल करें कि भारत में भी इलेक्शन आ रहे हैं। तो हमेशा की तरह भारत जो है वो फॉल्स फ्लैगिंग ज़रूर करता है। तो हमें इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साउथ वेस्ट बॉर्डर जो हैं वो तो अमन में चले गए हैं, लेकिन जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आइंदा जो एक दो महीने होंगे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के, पहले भी मैंने जो कुछ कहा था वो पूरा हो गया। अब हमें जो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं इन पे ख़ास तौर से तवज्जो की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलते चलते वो एक और बात जहन में आ गई तो मैंने कहा पूछ लूं। अब हमने इर्द गिर्द तो जिक्र कर लिया, बट वो बिल्कुल जो साथ जो हमारे थानेदार हैं, जो मुस्लिम दुनिया के और अरब दुनिया के, वो उनके बारे में भी ज़रा बताइए कि वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो कहाँ खड़े हैं। ख़ास तौर पे मैं ज़ाहिर है सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात यह है सर कि सऊदी अरब की तरफ से भी ये बयान आया था कि हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते। जाहिर है सर, मोहम्मद बिन सलमान का एक विजन है, विजन 2030, वो आपको भी पता है। उसमें वो किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट, कोई जंग, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं चाहता, चाहे वो किसी भी बॉर्डर से हो। तो ये अच्छी एक पेशरफ्त है पाकिस्तान के लिए भी, खित्ते के लिए भी, और पूरी मुस्लिम ममालिक के लिए भी, कि अब वो सिचुएशन जो है टोटली डिफरेंट हो गई है, डिफरेंट चेंज हो गई है। तो लिहाजा वहाँ से भी ये चीज़ें हमें इनकरेजिंग मिल रही हैं। हाँ, एक जो ख़तरनाक चीज़ है वो डायोस में जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर फ़लस्तीन का मसला हल हो जाता और गाज़ा में एक जंग बंदी हो जाती है तो सऊदी अरब जो है वो सीरियसली इस बात पे सोचेगा कि वो इसराइल को रिकगनाइज कर ले। लेकिन जो इंटरनल पोल्स हैं सर, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापे हैं, वो बड़े खतरनाक है। 96% ऑफ द सऊदीज डोंट वांट कि सऊदी अरब या कोई भी और अरब मुल्क जो है वो इसराइल के साथ मजीद ताल्लुकात को आगे बढ़ाए। तो इंटरनल डायनेमिक्स जो इस वक्त पब्लिक पॉपुलर स्पोर्ट है सर,
वो बड़ी डिफरेंट हो रही है गवर्नमेंट्स और रजीम्स के अलावा। तो उसको स्वे करना बड़ा मुश्किल है सर। अब आप देखें पूरी दुनिया में, चाहे वो न्यूयॉर्क है, ब्रसल्स है, इंग्लैंड है, 4-4 लाख लोग सर, 3-3 लाख लोग सर्दी में बाहर निकल के आ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द फलस्तीनियन स्पोर्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर नज़ीर हुसैन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमेशा सीखने को मिलता है। बहुत मेहरबानी आपकी।